मैम। ठीक है। गुड इवनिंग सुप्रिया। तो आप लोगों का ना जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका है। सेकेंड लोगों के ग्रुप में मैं जॉब पोस्टिंग्स भी दूंगी थोड़ी सी। मैम इज इट विजिबल? यस यस इट इज विजिबल। मैम इसमें जैसे हमारा जो ऑथेंटिकेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हम्म। सो अगर हम रजिस्टर करें कोई भी ईमेल एंड यहाँ से हम रोल सेलेक्ट करके और रजिस्टर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है मैम, एंड रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज में। ठीक है। लेकिन इशू ये है कि विदाउट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के भी हम डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ मतलब कोई लिंक है यहाँ पर आपने दे रखा है वो एक्सेस हो रहा है या एनीथिंग एल्स? मैम एक्चुअली रिस्पॉन्स में रीडायरेक्ट हो रहा है कि अगर डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली आ रहा है, स्टेटस अगर हमारा ट्रू है तो वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज में। एक बार मुझे करके दिखाओ। यस मैम, ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैंने दिया, देन हम्म। इसने रोल ले लिया एडमिन और ये मेरा डैशबोर्ड एक्सेस हो गया। ठीक है। और अगर हम ये जो हमारा एडमिन एंड डैशबोर्ड डॉट जेएसपी फाइल है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें तो और हम क्या कर कह रहे सकते। हैं कि यहाँ से जब एक्सेस कर रहे हो? यस मैम, विदाउट हम लॉगिन भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैम ऑथेंटिकेशन पूरी तरह से हुआ ही नहीं। तो मुझे ये बताओ ना, जब ये पेज ऑटोमेटिक आ रहा है तो इसमें यस मैम। यूजर कैसे आ रहा है लिखा हुआ? मैम ये डमी वाला मैंने लिखा हुआ है। तो ये हटाना चाहिए ना, यहाँ पर तो आप फिर डमी मत डालो। यस मैम, मैंने ये एक्चुअली गेट कर रहा था जो ईमेल लॉगिन हो रही थी। हम्म। तो मैम ये भी एक इशू था कि जो ईमेल से हम लॉगिन कर रहे हैं वो ईमेल गेट भी नहीं हो रही थी। ओके। ओके। तो देखो हमें करना ये पड़ेगा कि अगर मान लो आप चाहते हो कि डैशबोर्ड लॉगिन के बगैर एक्सेस ना हो, मतलब यस अगर मैम। मैं डायरेक्ट भी इस पेज का एड्रेस दे दूं तो भी ये एक्सेस ना हो, यस मैम। तो ऐसे केसेस में ना आपको यहाँ पर एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है पेज के लिए, डैशबोर्ड के लिए, उसके लिए सर्वलेट का एक फिल्टर लगता है दैट यू कैन अप्लाई। यस मैम। तो फिल्टर में क्या रहता है कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो पहले हमारे फिल्टर वाले पेज पे जाएगी। यस मैम। वहां पे हम चेक कर सकते हैं कि कोई ऑथेंटिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके। यस मैम। तो अगर आपका ऑथेंटिकेशन हुआ होगा तभी वो आगे रिडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे, अदरवाइज नहीं करेगा। वो आपको लॉगिन के पेज पे ले आएगा। या तो फिल्टर लगा सकते हो या फिर क्या कर सकते हो कि जब भी डैशबोर्ड वाला पेज एक्सेस हो, यस मैम। सॉरी, जब भी डैशबोर्ड वाला पेज एक्सेस होने की रिक्वेस्ट आती है तो वो एक्सेस हम रीडायरेक्ट करेंगे अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लगा सकते हो। यस मैम, मैं यही रिक्वायरमेंट थी कि विदाउट लॉगिन कोई एक्सेस ही ना कर पाए, मतलब ऑथ और नॉन ऑथ दो पार्ट में हम पूरे चीज़ों को बांट सकते। देखो दो चीजें कर सकते हो, या तो आप क्या करो, जेएसपी मतलब यहाँ पे फिल्टर लगा दो, सर्वलेट फिल्टर आता है वो लगाओ, या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करो। दोनों में से दो किसी से भी हो जाएगा। जो बेस्ट यस। चॉइस रहेगी ना इस केस में, तो बेस्ट चॉइस रहती है कि आप लोग क्या करें, वो लगाइए, फिल्टर लगाइए, सर्वलेट यस। फिल्टर। यस मैम। तो फिल्टर लगाने का मैं प्रोसेस थोड़ा आइडिया दे दूंगी कैसे करना है। एक एक्स्ट्रा चीज अगर आज टाइम बचा तो, क्योंकि आज फाइनल क्लास है, इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी क्लास लेना। अगर आज टाइम बचा तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज सिखाऊं, ईमेल करना। यस मैम। राइट। अगर आप मेल वाला ऑप्शन सीखना चाहते हैं, ईमेल कैसे कर सकते हैं, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन से किसी को भी मेल भेज सकते हैं, यस मैम। दैट वी कैन डू ऑल्सो। ठीक है। मैम इसमें ओटीपी का भी सिस्टम कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन में, बिकॉज बिल्कुल कर मेल। सकते हैं। जब आप रजिस्टर करवाते हो यूजर को, तो यूजर को रजिस्टर करते वक्त उसके ईमेल पे एक ओटीपी भेज दीजिए। यस मैम। क्योंकि एसएमएस वाले में क्या रहता है ना, आपको फिर उसके लिए किसी वेब सर्विस का, जो कि एसएमएस भेजती है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फिर उसका एपीआई लगाना पड़ता है। लेकिन ईमेल वाला ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो इजीली हो जाता है काम। यस मैम। उसमें आपके पैसे वगैरह नहीं लगेंगे, तो नॉर्मल हो यस। जाएगा।
यस मैम। तो ये चीज रहती है। तो आप लोगों को मैं ईमेल वाला ऑप्शन बताऊंगी, दैट यू कैन अप्लाई, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यस चलिए मैम। फिलहाल आपका जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर सर्वलेट की ऑप्शन कैसे लगा सकते हो, दैट आई कैन गो विद। तो यस मैम। सर्वलेट के अंदर हम क्या करेंगे, फिल्टर लगा देंगे। ठीक यस है, सो जस्ट गिव मी सम टाइम, पहले मैं आपका जो कैशिंग वाला एग्जांपल था आज वो करा देती हूँ, जो पेंडिंग यस। रह गया था आपका। आफ्टर दैट मैं आपको एक बार सर्वलेट फिल्टर बता दूंगी कैसे वर्क। ओके। ओके। ओके, ओके। तो गाइस आप में से और किसी को भी अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी यहाँ पर आपको एडवाइस चाहिए हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को टाइम दे दिया करूंगी। तो जो भी टाइम मेरे पास अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो देयर आई कैन हेल्प यू। ओके, तो अभी हम लोग, हाँ जी अनुराग कुछ पूछना था। नो मैम, प्रोजेक्ट के लिए ठीक था कि एक बार हम आपको डिस्कस कर लेंगे। हाँ बताओ। मतलब इन पे मैं एक दो दिन बाद काम करूंगा मैं, तो फिर जो भी इशूज होंगे तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। श्योर श्योर, व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना, जैसे भी ठीक लगता है, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। ओके, तो अभी आप लोगों को सबसे पहले मैं कैशिंग वाला एग्जाम्पल करा देती हूँ। आफ्टर दैट फिर मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस बता दूंगी आज, क्योंकि कैशिंग वाले में टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, ऑलमोस्ट हमने काम पहले भी कर ही रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, देखो कैशिंग लगाने का मतलब था कि हमारा जो ये कह लीजिए कि ट्रांजैक्शन है डेटाबेस से वो कम से कम, सेकंड लेवल कैशिंग हम इसीलिए यूज करने जा रहे थे। तो क्या करते हैं ना, एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, मेवन प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ मैम पे स्क्रीन शो नहीं हो रही। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, या फिर अगर आपका कोई भी चलता हुआ प्रोजेक्ट है आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्विक स्टार्ट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसमें, और प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं सेकेंड लेवल कैशिंग डेमो, और यहाँ पे हम ले लेंगे इसमें अगेन कॉम डॉट फाइल्स। इसके बाद वर्जन चूज कर लेते हैं, जावा का कंपाइलर वर्जन मैं 23 ले रही हूँ, एंड आफ्टर दैट इसको फिनिश कर देते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा आप लोगों का। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया सेकंड लेवल कैशिंग। अब जैसे कि मैंने कहा ही था कि हम थर्ड लेवल वाली यूज नहीं कर रहे, मतलब इसका थर्ड वर्जन है, हम इसका सेकंड वर्जन लेंगे। तो आपके प्रोजेक्ट में आ जाओ, क्योंकि हम पुराना वर्जन उठा रहे हैं ना, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज लगानी है वो उस वर्जन के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोगों की जो डिपेंडेंसीज आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, एक तो आएगी आपकी अगेन हाइबरनेट कोर की। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी यू नीड टू ऐड इज हाइबरनेट कोर। आप लोग सबसे पहले कहाँ जाइए, मेवन रिपोजिटरी में आओ। यहाँ पे मैं जो वर्जन ले रही हूँ वो 5 का ले रही हूँ। ठीक है, तो 6 वर्जन नहीं लूंगी, 5 का लूंगी। तो 5.6.15 था इसका सबसे लास्ट वर्जन, दैट आई एम टेकिंग। तो यहाँ पे एक तो हाइबरनेट कोर की डिपेंडेंसी आ जाएगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर, यू कैन ऐड इट हियर। सेकंड, आप लोगों को क्योंकि यहाँ पे कैशिंग का यूज करना है, राइट, तो आप लोग क्या करेंगे, हाइबरनेट ठीक है कैश मेवन डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर ना EH कैश की जो डिपेंडेंसी उठाएंगे वो भी सेम वर्जन की ही लेनी है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आप एक ही वेंडर की डिपेंडेंसीज उठा रहे हो तो इन दैट केस द वर्जन शुड बी सेम। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका सेम वर्जन यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो ये दो डिपेंडेंसीज हमारे पास आ गई। थर्ड डिपेंडेंसी जो मुझे चाहिए यहाँ पर, दैट इज माई एसक्यूएल।
सो MySQL की मेवन डिपेंडेंसी को गेट करते हैं। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन है, लेट्स टेक दैट, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अभी नया ही इंस्टॉल किया था इसलिए मैं लेटेस्ट वर्जन उठा रही हूँ। तो ये 3 डिपेंडेंसी आ गई, हाइबरनेट कोर, हाइबरनेट EH कैश, देन MySQL। नेक्स्ट डिपेंडेंसी जो हमें चाहिए वो EH कैश 2 की चाहिए, तो हम लिखेंगे EH कैश 2 डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर आप लोग EH कैश की डिपेंडेंसी को यूज कर सकते हो। तो जो भी वर्जन्स दिख रहे हैं उनमें आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सा आपका पर्टिकुलर वर्जन है जिसकी डिपेंडेंसी आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये वाले डिपेंडेंसी लेते हैं 2.7, तो ये डिपेंडेंसी यहाँ आ जाएगी, ओके। तो ये 3-4 डिपेंडेंसी तो आ गई हमारे पास, ठीक है, मेवन की आ गई, ये सब आ गई। एक और लगा लेते हैं लॉम्बॉक की। सो लॉम्बॉक डिपेंडेंसी को लेंगे यहां से, तो यहां से आप लोग लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी को पिकअप करेंगे। तो ये सारी डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे सेट कर दी, EH कैश, हाइबरनेट कोर, MySQL, देन net.sf.eh कैश, देन प्रोजेक्ट लॉम्बॉक। तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज को ऐड करने के बाद हमारा pom.xml का टास्क तो हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। SRC में जावा में जाओगे और सबसे पहले आप एक एंटिटी क्लास को क्रिएट करोगे। तो एंटिटी क्लास का जो टास्क है ना, वो मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट से ही ले लेती हूँ जो हमने पहले बनाया, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही काम करना है हमें। तो यहाँ पे आप किसी भी पुराने प्रोजेक्ट से फाइल्स उठा सकते हो। जैसे हमने JPA वाले प्रोग्राम में com.files.entity में employee.java बनाई थी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस फाइल। तो इसको मैं पैकेज समेत ही कॉपी कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट आई एम पुटिंग इट इनसाइड SRC मेन जावा। तो com.files.entity आ गया, जिसमें हमारे पास क्या है, एंटिटी फाइल है, ठीक है। ये टास्क हो चुका। इसके बाद मुझे इसकी हाइबरनेट फाइल भी चाहिए होगी, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम इसकी हाइबरनेट फाइल को भी गेट करते हैं। अच्छा, ये JPA वाले में तो थी नहीं हाइबरनेट फाइल, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टास्क था वो किससे हो रहा था, JPA के हेल्प से हो रहा था। तो यहाँ पे आप किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट की ले लीजिए फिर फाइल। तो यहाँ पे हम लोग हाइबरनेट की CFG फाइल ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे SRC में जावा में इसको पेस्ट करेंगे। CFG फाइल को एक बार ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर दें। एज आई कैन सी कि यहाँ पर आपके पास कुछ बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ठीक है। न्यूज डेमो वाला डेटाबेस ले रही हूँ क्योंकि उसमें मेरे पास एम्प्लॉय का एक टेबल है दैट आई कैन यूज है। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है सारी चीजें। com.files.entity.employee यहाँ पर भी आ रहा है। इतना काम होने के बाद अगला काम क्या करना है, app.java में आ जाओ। app.java में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग अपनी सेटिंग लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो आपकी सेटिंग थी कॉन्फ़िगरेशन वाली, दैट वी नीड टू ऐड। सो कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्जेक्ट आएगा org हाइबरनेट वाला, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप लोग पहले तो क्रिएट करोगे, फिर इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाने के बाद हम ले लेते हैं इक्वल्स टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, फिर config डॉट कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में हम लेंगे हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML। आफ्टर दिस हमें नेक्स्ट टास्क क्या करना है, यहाँ पे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसमें, config डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। फिर इसके बाद सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इसमें लिखेंगे SF डॉट, ठीक है, ओपन सेशन। अब जब आपके पास सेशन ओपन हो जाता है तो मुझे क्या करना है, मेरे पास ना डेटाबेस में एक टेबल है एम्प्लॉय का,
सो लेट्स ओपन डेटाबेस फर्स्ट, चेक कि वहां पे रिकॉर्ड्स कितने हैं और कौन कौन से यूज करने हैं अपने। तो यहाँ से हम पहले तो अपना टेबल चेक करते हैं, विच टेबल आई एम गोइंग टू यूज इन माय प्रोग्राम। Because I don't want to create any new table, I am going to use an existing table. तो यहाँ पर जो न्यूज डेमो वाला प्रोजेक्ट है, इसमें एम्प्लॉय टेबल भी है, जिसमें कि हमारे पास EMP ID, नेम, EID ये सब दे रखा है। ऐसे ही एम्प्लॉय 1 भी है, जिसके अंदर EID, एज और नेम दे रखा है, और एम्प्लॉय 2 भी है, इसमें ID, सिटी, नेम है। तो यहाँ पर EMP32 को देखते हैं, which was I think last table which we used। तो इसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं। चलो इसी वाले टेबल को यूज करते हैं, EMP32 को। आई थिंक ये वाला लगा भी हुआ है वहां पर न्यूज डेमो का, ठीक है, तो इसे ही हम यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार एम्प्लॉय डॉट जावा में ये देख लेते हैं। हाँ, मैंने EMP32 ही लगाया हुआ है, तो इसी को यूज करेंगे, यहाँ पर ले आते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम सेशन 1 बना देते हैं इसको, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 सेशंस बनाने वाली, इसका थोड़ा नाम छोटा कर लेते हैं, S1 कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड को गेट करके देखेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्कैनर का यूज करती हूँ सबसे पहले, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो भी रिकॉर्ड मुझे देखना है उसका ID मैं यूजर से इनपुट करवाऊं। तो यहाँ पे हम लोग यूजर से बोलेंगे एंटर एम्प्लॉय ID। तो जो भी ID यूजर हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, उसी ID के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस की क्वेरी को यहाँ से जनरेट कराएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ID को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इंट EID कर देते हैं, sc.next। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे डेटाबेस में सर्च करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मेरे पास एक रिकॉर्ड आएगा एम्प्लॉय टाइप का, राइट। तो मैं EMP1 करके एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मुझे अपना फंक्शन कॉल करना है, किसके अंदर से, सेशन के अंदर से। तो सेशन का ऑब्जेक्ट लो, S1 डॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम गेट करेंगे किस चीज को, रिकॉर्ड को। तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है फाइंड। तो आप फाइंड यूज करो, और फाइंड फंक्शन में आके आपकी क्लास का यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा एम्प्लॉय, बट उसका हमें क्लास फाइल का देना है। तो एम्प्लॉय डॉट क्लास, यहाँ पे आप लोग EID प्रोवाइड कर दो, ठीक है, जिससे कि ये इसको फेच आउट कर सके। अब मेरे पास अगर वैल्यू आई, जैसे मैं लिख देती हूँ इफ EMP1 इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो ये क्या करेगा, सिस आउट करके यहाँ पे रिकॉर्ड को प्रिंट करा देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, EMP1 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एल्स सिस आउट करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय ID, फिर यहाँ पे हम ID भी दे देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस तरीके से जब रिकॉर्ड आके प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट होने के बाद हमें क्या करना है, सेशन को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेशन को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद अगर मान लो मेरे को एक और काम याद आता है कि मुझे दोबारा से सेशन में जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सेशन को लेट सपोज एक बार फिर से स्टार्ट करती हूँ, मतलब एक सेकेंड सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाला सेशन तो क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू सेशन को क्रिएट करते हैं, ओके। तो एक न्यू सेशन को क्रिएट करते हैं यहाँ पे, मतलब ओपन करते हैं। तो SF डॉट करके हम लोग क्या करेंगे, ओपन सेशन। तो नया सेशन ओपन किया, और नया सेशन ओपन करने के बाद स्कैनर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कैनर को हमने क्लोज नहीं किया था, हमने सेशन को क्लोज किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन यही टास्क करेंगे। पहले तो एम्प्लॉय की वैल्यू लेंगे, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर, बस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो EID का वेरिएबल रीयूज हो जाएगा,
एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसको EMP1 की जगह EMP2 कर दो, एंड आफ्टर दिस यहाँ पर S1 की जगह S2 कर दो, क्योंकि सेशन 2 के थ्रू हमें फाइंड करना है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे ये चेक करा लेते हैं कि इफ EMP2 इज नॉट इक्वल टू नल, तो वो यहाँ पे आके EMP2 को प्रिंट कराएगा, अदरवाइज एरर मैसेज दिखाएगा, और यहाँ पर हम S2 डॉट क्लोज कर देंगे। अब अगर सारा काम खत्म करना है तो आप सेशन फैक्ट्री को भी क्लोज करो। सेव कर देते हैं प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम इतना चलाते हैं, अभी तक मैंने इसमें सिर्फ कैशिंग की डिपेंडेंसी लगाई है, मैंने उसको यूज नहीं किया। तो लेट्स सी कि अभी मेरा प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है। कह रहा है कुड नॉट लोड रिक्वेस्टेड क्लास com.files.entity, why क्लास लोडिंग एक्सेप्शन आ रही है। नाइनटीन नंबर डाउन पे, ओके यहां से चेक कर लेते हैं। ओके हमने com.files दिया था शायद, राइट? नाम कर दो क्या यहाँ पे, ठीक है। तो com.files था एक्चुअली में, इसी वजह से प्रॉब्लम आया। फिर से रन करते हैं इसे। तो सी यहाँ पर अब ये एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है, तो मैंने 101 दिया तो इसने मुझे रिकॉर्ड दिखा दिया। अब सेकेंड टाइम एम्प्लॉय आईडी मांग रहा है, मैंने फिर से 101 दिया तो इसने रिकॉर्ड शो कर दिया। लेकिन इन दोनों चीजों में आपने एक और चीज नोटिस की कि मेरी एसक्यूएल की क्वेरी यहां पर भी चली जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड को फेच कराया, और सेकेंड टाइम भी चली, मतलब दोनों सेशंस में मेरी क्वेरी दोबारा दोबारा चल रही है, राइट? और हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि अगर सेशन फैक्ट्री कॉमन है और उसी में मल्टीपल सेशन बन रहे हैं तो हमारी क्वेरी एक ही बार चले अगर रिकॉर्ड की वैल्यू सेम है, मतलब क्योंकि देखो आईडी सेम ही दिया है, राइट? बस दो अलग अलग सेशंस में मैंने उसकी वैल्यू को सेम दिया है, और मैं ये चाह रही हूं कि अगर ऐसा हो रहा है और सेशन फैक्ट्री एक्टिव है तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए कि क्वेरी दोबारा दोबारा नहीं चलनी चाहिए। ओके, तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए ताकि मेरी क्वेरीज कम चले, अब मान लो ऐसे तो मैं अगर एक ही सेशन फैक्ट्री में 10 सेशन बनाऊं तो 10 बार ये क्वेरी चलेगी तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो ऐसे केसेस में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैशिंग टेक्निक का यूज करना है। तो कैशिंग को हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, मेन चीज हमें ये देखनी है। और इसे अप्लाई करने के लिए हम लोगों को काम ये करना होगा कि हम यहाँ पर कैशिंग की टेक्निक को अप्लाई करें। सबसे पहली जो एक्सेप्शन सॉरी एनोटेशन लगेगी ना, वो लगेगी एम्प्लॉय क्लास में। क्या एनोटेशन लगेगी? @कैशेबल। ओके, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? @कैश, और कैश के अंदर जाकर आपको इसकी क्या बतानी है? स्ट्रेटेजी बतानी है। तो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे एक दूसरे प्रोजेक्ट में से ले लेती हूँ, क्या हमारी थी, देखिए। तो इसमें हमें यूसेज बतानी होती है कि कैश कॉन्करेंसी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, रीड ओनली रहेगी या क्या रहेगी। तो हम अपने सॉरी इसमें ही आ जाते हैं फाइल में, तो यहाँ पे लेंगे यूसेज इक्वल्स टू कैश कॉन्करेंसी स्ट्रेटेजी डॉट, अब देखो आप नॉन डिस्ट्रैक्ट ले रहे हो, रीड ओनली ले रहे हो, रीड राइट ले रहे हो, वो क्या लेना है यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो अभी मैं रीड ओनली ले लेती हूँ क्योंकि मैं रीड ही करा रही हूँ, अभी राइटिंग का तो मेरा कोई काम ही नहीं है। तो रीड ओनली लेना है, अगर रीड राइट लेना है तो रीड राइट भी ले सकते हो, दोनों चीजें आ सकती हैं। आफ्टर दिस आप लोगों का यहाँ का जब टास्क हो जाता है तो इसके अलावा यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है, तो ये वाली फाइल को मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट टास्क क्या करना है, क्योंकि देखो मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग है, बस मुझे क्या करना है, कैशिंग करानी है ताकि मेरी जो कॉल है डेटाबेस के साथ में वो कम से कम हो, अगर सेम वैल्यू के लिए हम बार बार फेच कर रहे हैं तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तो कैशेबल लगा दिया, दूसरा हाइबरनेट CFG में आ जाओ। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी कैशिंग के अकॉर्डिंग। क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है वो मैं एक बार यहाँ से निकालती हूँ।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो ये वाली आएंगी, ये 2 लाइंस एक्स्ट्रा जाएंगी। अब देखो इन 2 लाइंस में हम काम क्या कर रहे हैं। पहले तो हम ये बता रहे हैं कि कैश में क्या यूज करना है, यूज करना है सेकेंड लेवल कैश, और इसको ट्रू कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, वो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो कैश की रीजन फैक्ट्री क्लास है उसको हमें ऐड कराना है। तो हम लिखेंगे कैश डॉट रीजन डॉट फैक्ट्री क्लास, और इसमें हमने फैक्ट्री क्लास क्या दिया, org.hibernate cache.ehcache.ehcache region factory। तो इसे आपको प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। सेव कर देते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे कैशिंग की एनोटेशन भी लगा दी और इसके साथ साथ में मैंने क्या किया, कैशिंग की प्रॉपर्टी भी सेट कर दी। अब इसके बाद app.java में एक बार फिर से आते हैं एंड लेट्स ट्राई दिस प्रोग्राम अगेन। एक बार दोबारा रन करते हैं इसको। तो देखो अगर मैं अब अपना आईडी देती हूँ 101, अब ये समझ में आता है कि 101 को ये फर्स्ट टाइम सर्च कर रहा था, इसलिए इसने क्वेरी को रन किया और हमें डेटा निकाल कर दे दिया। अब अगर मान लो सेकंड टाइम भी, सेकंड सेशन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेम आईडी दे रही हूँ, तो अभी क्या हुआ, इसने यहाँ पर क्वेरी चलाई दोबारा से, नो मैम। राइट। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, कैशिंग की वजह से। अगर मान लो मैं तीसरी बार भी क्वेरी चलाऊं, चौथी बार भी चलाऊंगी, तो वो क्वेरी चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर सेम ही वैल्यू फेच हो रही है, सो इन दैट केस द क्वेरी विल नॉट रन। ओके, इट विल जस्ट टेक द वैल्यू फ्रॉम कैश मेमोरी एंड शो इट टू अस। तो जबकि हमारा देखो सेशन भी अलग था, ये सेशन 1 था, ये सेशन 2 है जिसके अंदर हम लोग काम करा रहे हैं, क्योंकि सेशन फैक्ट्री कॉमन थी। अगर सेशन फैक्ट्री क्लोज हो जाती ना, फिर ये काम नहीं हो पाता। क्लियर होगा यहाँ तक कैसे वर्क कर रही है? यस मैम। और एक और जो सबसे बड़ी चीज है ना, इसमें वर्जन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने सेकंड लेवल कैश जो यूज किया वो मैंने eCache 2 का वर्जन यूज किया, क्योंकि eCache 3 जो है वो भी कंप्लीटली अडॉप्टेबल नहीं हो रहा है यहाँ पर। दैट इज व्हाई आई वेंट टू द ओल्ड वर्जन, क्योंकि नए वाले में थोड़े से इश्यूज आ रहे थे। तो यहाँ पर वो मेरे पास नहीं है, वो हर किसी के पास है। मैंने कम्युनिटी भी चेक किया, सब जगह देखा। आई थॉट कि मैंने इससे पहले जब पढ़ाया था तो मैंने यूज किया था eCache 3, बट तब भी सेम प्रॉब्लम था। तो आई थॉट कि 1-2 साल, मतलब 6 महीने 1 साल हो चुका है, तो शायद इन्होंने कुछ इम्प्रूव किया होगा, बट नथिंग इम्प्रूव्ड इन दैट। ठीक है, तो इसी वजह से एक्चुअली इसका एक रीजन और भी है, क्योंकि जब हम लोग स्प्रिंग लेते हैं ना या स्प्रिंग बूट लेते हैं, उसमें ऑटोमेटिक आता है सब कुछ, तो उसमें हमें इतना ज्यादा सिर नहीं खपाना पड़ता। तो वहां पे ये चीजें एड ऑन हो जाती है, बट कोर लेवल पे थोड़ा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि कोर के लिए ये चीजें बनी ही नहीं है, ये एडवांस के लिए ही बनी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर कैशिंग जो है आपकी इसी वे में यूज होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को कैशिंग का? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, एनी डाउट्स? ओके, चलिए तो फिर एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर अपना। वैसे तो आपका ऑफिशियली कोर्स फिनिश हो चुका है, तो 2 चीजें मैंने आपको जैसे अभी बोला ही था कि एक तो मैं आपको फिल्टर्स बता दूंगी, और दूसरा मैं आप लोगों को क्या बता दूंगी यहाँ पर कि आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल को कैसे भेजना है वो भी बता सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों चीजें बताऊंगी कि कैसे वर्क करती हैं। तो अगर मान लो आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग यूज करना चाहते हो फिल्टर को, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स दिखाऊं, तो मैं नेट से ही नोट्स निकाल रही हूँ। ठीक है, आपको मैं वहां पे शो कर देती हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम राइट नाउ। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे JSP फिल्टर को। तो कहीं से भी आप लोग ले सकते हो JSP। देखो 2 चीजें आती है, एक होता है JSP फिल्टर और एक होता है सर्वलेट फिल्टर। एक्चुअली सर्वलेट फिल्टर का ही एक्सटेंशन है JSP। डिफरेंस ये है कि सर्वलेट फिल्टर में आप लोग क्लास लेवल पे काम करते हो, और JSP फिल्टर में आप लोग किस पे काम करते हो, अब JSP में वही HTML और जावा के कॉम्बिनेशन वाली फाइल में काम करते हो, लेकिन मेथड दोनों के कॉमन है। जो चीज सर्वलेट फिल्टर में हो रही है वही वाली चीज आपकी JSP फिल्टर में भी मिलेगी। तो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर JSP फिल्टर में जाते हो तो वो क्या कहता है, आप लोगों को काम क्या करना है। देखो पहले तो यहाँ पे बता ही रहा, JSP में आपका जो फिल्टर्स वाला ऑप्शन यूज होता है, ठीक है, ये क्या करता है।
जब भी आपके पास देखो टू मैनिपुलेट, यहां से देख सकते हो, टू मैनिपुलेट द सर्वर्स रिस्पॉन्स एंड टू इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, JSP has its proprietary filters that are used with the help of a Java class. तो आप लोगों को ना यहाँ पर एक फाइल मिलती है, नॉर्मली जब आप लोग वेब प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें एक फाइल आती है web.xml। इस फाइल में जाकर आपको बस करना ये है कि वहां पे ये टैग ऐड करना होता है, जो ये फिल्टर वाला टैग है, ठीक है। और फिल्टर टैग लगा रहे हैं तो फिल्टर की क्लास भी बनेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो पहले आप क्लास बनाओ और उसके बाद आप फिल्टर बना यहाँ पर web.xml में लगाओगे, वो भी बता दूंगी दिखा के कि कैसे लगाना। देखो होगा क्या कि जैसे कि आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे कि आपने एक JSP अभी बना रखी है, जैसे कि अभी शिव सर आप बता रहे थे कि मेरे को डैशबोर्ड डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना। सो ऐसे केसेस में आप अगर ये चाहते हो कि व्हेनेवर आई एम एक्सेसिंग माय डैशबोर्ड, सो इन दैट केस मैं ये चाहता हूं कि वो डायरेक्ट ना जाए, उसके ऊपर फिल्टर के थ्रू जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो होगा क्या कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट आएगी पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मेरे फिल्टर के पास जाएगी। और जब फिल्टर के पास रिक्वेस्ट जाती है तो ये फिल्टर इसको क्या करेगा, चेक करेगा कि किस टाइप की रिक्वेस्ट है, इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है या नहीं है। अगर रिक्वायर्ड डेटा है या नहीं है ये पता चल जाता है तो उसके बेस पे मैं अपनी रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर दूंगी। अगर तो डेटा आ रहा है, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन का डेटा लेना है, अगर तो वो डेटा आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसको JSP पे भेजेंगे। अब अगर मान लो डेटा नहीं आ रहा है या फिर आईडी पासवर्ड गलत आ रहा है, दोनों ही केसेस में हम क्या देखेंगे कि भाई गलत वैल्यू आ रही है तो यहीं से वापस इसको कहां भेज दो, लॉगिन पेज पे भेजो कि भैया पहले लॉगिन करो और फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तो हमें ये चीज करवानी है। तो ये फिल्टर का जो टास्क है ना वो यही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको फिल्टर लगाना है तो मैं इसमें नहीं जाऊंगी अभी थ्योरी में ज्यादा, आप लोग पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो समझने के लिए। डायरेक्ट मैं आ रही हूँ यहाँ पर, आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास को आपके अंदर, क्लास के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप इंप्लीमेंट करो, मतलब एक इंटरफेस है फिल्टर का, इसको इंप्लीमेंट करो तो आपके पास इसके मेथड आ जाएंगे, जो इसके मतलब लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। या फिर एक और क्लास आती है सर्वलेट फिल्टर करके, आप उसको भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि क्लास है ना तो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, सर्वलेट फिल्टर। और अगर आप फिल्टर को लेना चाहते हो तो फिल्टर लो नॉर्मल, जो भी चल जाएगा। तो ये क्लास आपको कहाँ बनानी होगी, वो SRC में इन जावा में जाके बनानी होगी, ओके। तो वहां जाके आप ये क्लास बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे इसके अंदर, जैसे इन्होंने एक इंटरफेस ले लिया फिल्टर वाला। आफ्टर दैट देखो जैसे ही फिल्टर का इंटरफेस लोगे ना तो इसके मेन 3 मेथड्स होते हैं, मैं एक बार इसको एक्सपैंड करके दिखा देती हूँ। देखो इसके ना ये लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, एक होता है इनिट जो कि फिल्टर को इनिशियलाइज करता है, दूसरा होता है डू फिल्टर जो हमारे फिल्टर की मेन बॉडी है, मतलब जो भी मुझे टास्क परफॉर्म कराना है ना वो यही कराना है, इसी के अंदर कराना है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पर ये होता है डिस्ट्रॉय, जो फिल्टर जब डिलीट हो रहा है उस टाइम पे अगर आप कुछ करवाना चाहते हो तो वो आप इसके मेथड में डाल दो, ओके। तो ये चीज रहती है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम के अंदर जावा फाइल के अंदर बना के रख सकते हो। और यहाँ पे आपका ये अगर फिल्टर बन रहा है तो देखो जरूरी नहीं है कि आप इनिट और डिस्ट्रॉय लो, आप उसको छोड़ भी सकते हो, उसको खाली छोड़ दो, मत लिखो उसके अंदर कुछ भी, सिंपली ये डू फिल्टर लो और काम करवा लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही है कि इंटरफेस ले रहे हैं तो मेथड इंप्लीमेंट, मेथड तो आएगा ही आएगा चाहे हम उसको यूज करें या ना करें। अब देखो यहाँ पर ना आप लोगों को 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, एक होता है सर्वलेट रिक्वेस्ट और एक होता है सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये दोनों जावा की इनबिल्ट क्लासेस हैं। रिक्वेस्ट का काम होता है कि जब भी फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसका जो भी डेटा होगा वो कहाँ जाएगा, इस रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में जाएगा, ओके। तो मतलब अगर मुझे सर्वलेट की किसी भी पेज से रिक्वेस्ट आई है और मुझे उस पेज का कोई भी डेटा गेट करना है जो फॉर्म में आया था या कहीं से भी आया था, तो वो मुझे इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से ही मिलेगा। तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके ही वो वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। अगर मान लो मुझे कोई रिस्पॉन्स भेजना है क्लाइंट को, तो उसके लिए मैं इसका ऑब्जेक्ट यूज करूंगी, सर्वलेट रिस्पॉन्स का। तो ये रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के हेल्प से जाएगा, मतलब मुझे रिस्पॉन्ड करना है यूजर को तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, अगर रिक्वेस्ट आई है उसमें से कोई वैल्यू गेट करनी है तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। फिल्टर चेन जो है यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर भी बनते हैं, जैसे लेवल्स हो जाते हैं, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, उसके बाद आता है JSP। तो जो फिल्टर चेन है
उसका ऑब्जेक्ट अगर गेट करना है नेक्स्ट फिल्टर पे जाने के लिए, तो उसके लिए आप फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट लेते हो। तो ये तीन जो फिल्टर के ये तीन ऑब्जेक्ट है ना, ये आपके डू फिल्टर में लगे हुए आते हैं, इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे जैसे ही आप फिल्टर इंप्लीमेंट करोगे। बस आपको ये बीच का कोड लिखना पड़ेगा, जो ये वाला पार्ट होता है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर तो आप ये चेक करोगे ना कि हाँ पे वैल्यू आई नहीं आई, काम हुआ या नहीं हुआ, ये हमें मेनली चेक करना है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके यहाँ पे वैल्यू को गेट कराओगे। फिर चेक कर सकते हो कि भाई अगर यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी या फिर ब्लैंक पेज के ऊपर वैल्यू डाल के हमें सेलेक्ट करा दिया, तो दोनों में से कोई भी केस होता है तो प्रिंट राइटर जो है एक क्लास है जावा की, जिसका काम होता है जीएसपी पेज पे राइट कराना, ठीक है, रिस्पॉन्ड भेजना। तो प्रिंट राइटर का पहले तो ऑब्जेक्ट बनाओ, राइटर बना दिया और रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर कर लिया कि भैया हमें राइटर चाहिए जो कि वेब पेज पे राइट करवा सके। तो राइटर मिल गया आपको, राइट। उसके बाद आपको जो भी मैसेज राइट कराना है राइटर डॉट प्रिंट एल एन करोगे, ये कंसोल पे नहीं जाएगा, ये जेएसपी पेज पे राइट होगा जो भी मैसेज जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मैसेज ले लो या फिर आप वेरिएबल में लेके कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हो। आफ्टर दैट ना यहाँ पर ये लाइन भी जरूर रखनी है, एफ डॉट डू फिल्टर, क्योंकि ये अगले फिल्टर पे, या अगर अगला फिल्टर नहीं है जीएसपी है इसके बाद, तो जीएसपी पे आपको भेजेगी। समझ में आ रही है यहाँ पे चीज कि कैसे वर्क करना है? मैम कुछ कुछ आ रहा है। कुछ कुछ आ रहा है। अब इसको मैं करके दिखाती हूँ इम्प्लीमेंट, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखो, अब आ जाते हैं यहाँ पे ना, हमने एक दो आई थिंक वेब प्रोजेक्ट बनाए थे ना, लेट्स कम टू दैट। मैं बने हुए प्रोजेक्ट उठाऊंगी, एक मिनट इसको क्लोज कर देते हैं पहले। आई थिंक हमने डाउनलोड अपलोड वाला एक प्रोग्राम किया था ना, लेट्स जस्ट गो टू दैट। तो ये वाला प्रोग्राम था हमारा जेएसपी डाउनलोड अपलोड वाला, इस पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मुझे किस जेएसपी के ऊपर फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो पहले आप उस फिल्टर को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जावा एसआरसी में चलते हैं, मेन में और वेब ऐप में। यहाँ पे हमारे पास कुछ जेएसपी फाइल्स है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले कौन सी फाइल ओपन होती है, इंडेक्स डॉट जेएसपी। अब इंडेक्स डॉट जेएसपी में क्या था कि यहाँ से अगर कोई भी पर्सन आएगा और किसी भी लिंक पे क्लिक करेगा तभी तो वो आगे जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज हमने रखी हुई है। तो ऐसे में अगर मान लो कोई यहाँ पर क्या करता है, अपलोड फाइल डॉट जेएसपी करता है, जैसे कि मान लो अपलोड वाली फाइल पे जाने के लिए क्लिक करता है, अच्छा ये तो फॉर्म एक्शन में था, इस पे नहीं जाते, कौन सी फाइल लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके अंदर, चलो ये शो रिकॉर्ड्स वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब शो रिकॉर्ड क्लिक होके जाएगा तो वो पेज 1 की वैल्यू लेके जाता है ना, ये चीज रहती है। अब अगर मान लो किसी ने, मैं ये चाहती थी कि भाई जैसे कि एक चीज दिखाती, चलो इसको रन करते हैं। देखो, अब अगर मुझे यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड बाय पेज करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये मुझे अगले पेज पे लेके जाएगा और वहां पे मुझे रिकॉर्ड्स को दिखा देगा, राइट। तो इस तरीके से मेरे सामने पेज आ गया। अब ऊपर देखो यूआरएल, अगर मैं देखूं तो यूआरएल में लास्ट में पेज 1 गया था, जिसकी वजह से वो मुझे पेज 1 की वैल्यू दिखा रहा है। जब मैं पेज 2 पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे पेज 2 दिखाता है ना। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लो, जैसे कि अभी शिव सागर का क्वेश्चन था कि अगर मान लो मैम मैं यहाँ पे डायरेक्ट जेएसपी को एक्सेस करता हूँ, अभी तो यहाँ पे एरर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि भाई मैं वहां पे पेज 1 भेज रही थी, है ना। तो इसी वजह से ये इस तरह से शो कर रहा है कि वहां पे वो पेज की वैल्यू को चेक करेगा, नहीं मिलेगी तो एरर आ जाएगा। तो इस चीज के केस में हमें काम क्या करना है, मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई एक ऐसा पेज है जिसको यूजर डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। चलो एक काम करते हैं, फिर मैं यहाँ पे एक पेज बना देती हूँ, छोटा सा जेएसपी पेज, ठीक है। कंट्रोल एन करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसमें से हम किसी पे भी जाएंगे और थोड़ा सा दिक्कत रहेगा ही रहेगा। तो जेएसपी पेज बना देते हैं, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं webdemo.jsp। अब इस पेज के अंदर मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करती, सिंपल से एक हेडिंग दे देते हैं,
ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू वेब डेमो। इमेज लगानी है तो इमेज लगा देते हैं। तो इमेज के लिए क्या करते हैं ना, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं यहां से। लगता है सारी की सारी इमेजेस यहाँ से जा ही चुकी मेरी। चलो यहाँ से ले लेती हूँ। तो ये जैसे एक पेज है मेरे पास, ये इमेज है, कॉपी कर लेते हैं इस इमेज को और इसे मैं अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर लगा देती हूँ। ठीक है, और इसे हम यहीं पे सेट कर देते हैं। तो amazon.jpg जो है इसका कॉपी कर लेते हैं क्वालिफाइड पाथ और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन मुझे ना इसका जो पाथ था वो स्टार्टिंग से चाहिए था, तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा। इसका फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ पे इसका जो पाथ है दैट आई नीड टू टेक, तो इसको मैं यहाँ से लूंगी। तो कॉपी एज पाथ कर लेते हैं, फुल पाथ लूंगी यहाँ पे मैं। वैसे तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, चलो डायरेक्ट ही लेके देखते हैं, अगर नहीं उठाएगा तो फिर फुल पाथ दे देंगे, क्योंकि सेम ही पैकेज में आ रहा है, सेम ही फोल्डर में आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज इट अगेन सिंपली। तो अगर मैंने लिया amazon.jpg, ठीक है, और अभी मैं अपना प्रोजेक्ट एक बार रन करती हूँ, लेकिन रन करने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक और क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या चीज, वेब डेमो .jsp। और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया, इस तरह से पेज बना दिया। तो लिंक हमने यहाँ दे दिया, सारी वैल्यू दे दी। इसके बाद क्या करना है, इसे रन करना है। तो देखो ये वाला पेज आ रहा है, इमेज भी आ रही है, फाइन। तो देखो अगर मान लो ये पेज मेरा एक्सेस हो रहा है, तो मैं लिंक पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर ये चाहती हूँ कि जब हम वहां से यहाँ पर आए उस वक्त पे हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि इसका ऑथेंटिकेशन लिया गया या नहीं लिया गया। अब ऐसे केसेस में आप लोग क्या चाहोगे कि जब मैं ये लिंक ओपन करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस डाल देती हूँ वेब डेमो में, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब यहाँ से ये जाए तो हम यहाँ पे क्या करें, कुछ डेटा भेजें, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, वैल्यू करके हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगी। जैसे मान लो मैंने यूजर नेम दे दिया user@gmail.com, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू भेज दी और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे गेट करा लेती हूँ इस पेज में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ साथ के साथ में, देखिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रिप्टलेट बना देते हैं और इस स्क्रिप्टलेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग यूजर आईडी इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मैंने जो वैल्यू दी थी उसका वेरिएबल का नाम था वैल्यू, तो उसे यहाँ पे गेट कर लेते हैं। और अब मैं कंडीशन लगा दूंगी इफ यूजर आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, अगर ये नल नहीं है। तो ऐसे केसेस में यहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वेलकम मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैं एक हेडिंग 2 ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगी वेलकम, और यहाँ पे हम डबल कोट्स लगा देंगे
और यहाँ पे हम यूजर आईडी डाल देंगे। और अगर कंडीशन हमारी ये वाली फॉल्स जाती है तो ऐसे में मैं यहाँ पे लिखूंगी आउट डॉट प्रिंट H2 यूजर आईडी नॉट फाउंड। अभी के लिए मैं ये वाला एक मैसेज यहाँ डालूंगी, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि आपका जो ऑथेंटिकेशन का टास्क है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये सिंपल सा एक काम किया है। यहाँ पे जो चेंजेस किए वो मैंने JSP में किए ना, तो इसलिए यहाँ पर चेंजेस ना भी हो तो चल जाएगा। इसको बस रिफ्रेश कर लेना। वेब इसको सर्वर चल ही रहा है, एक बार रन करते हैं तो देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम यूजर @gmail.com। ऊपर देख रहे हैं तो वैल्यू भी जा रही है। अब अगर मान लो किसी ने इस पेज को डायरेक्ट एक्सेस करने का ट्राई किया, इसको हटाते हैं, इसको लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, यूजर आईडी नॉट फाउंड। तो शिव सागर आपके पेज पे ऐसा ही कुछ आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, तो वो डमी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, यूजर को गेट कराओ और वहां पे ये चीज चेक करो, और ये चीज अगर आ रही है ना तो हम एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तो मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया, आप चाहो तो एक्सेप्शन रेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यस, चीज की, रीडायरेक्ट करा सकते हैं उसको। हाँ जी, यहीं से एक्सेप्शन रेज हो सकती है। लेकिन अगर एक्सेप्शन रेज नहीं करानी, सो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। अब फिल्टर लगाने का जो प्रोसेस है ना उसको समझो। अब यहाँ पे हमने सारा अपना सेटिंग कर दिया है कि हमारा पेज कैसे चलेगा। अब अगर मुझे फिल्टर लगाना है तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, आप जाओगे इसके अंदर SRC मेन जावा में, तो जावा रिसोर्स जो दे रखा है इसमें आ जाओ, जावा रिसोर्स में SRC मेन जावा में जाओ, com.files में आ जाते हैं इसी की। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, com.files में एक नई फाइल बना देते हैं और इस फाइल का नाम होगा फिल्टर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे JSP सॉरी, यहाँ पे हमें क्या लेनी है, क्लास लेनी है, और क्लास का जो नाम है वो हम लोग क्या लेंगे, या फिर क्लास मत लो, बैक करते हैं। देखो आप डायरेक्ट फिल्टर भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो फिल्टर लो, फिल्टर ले लो डायरेक्टली, क्योंकि फिर इसमें मेथड सब लगे लगाए आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आके अपनी क्लास का नाम देखो, तो मैंने रखा वेब डेमो फिल्टर 1। अगर मान लो मल्टीपल फिल्टर है तो आप 1 2 3 करके या उनके नाम के अकॉर्डिंग सेट करके लगा सकते हो। तो ये वेब डेमो फिल्टर बन गया। देखो इसकी सुपर क्लास कौन है, HTTP फिल्टर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे ना देखो आपका एक URL बन के आता है ऑटोमेटिक, मेन चीज ये होती है। तो ये URL अगर आपको चेंज करना हो, समझ अच्छा ना लग रहा हो, तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये वेब डेमो फिल्टर जो है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको मैं कर देती हूँ, चलो वेब डेमो फिल्टर 1 ही रखते हैं, कंफ्यूजन भी कम रहेगी। तो वेब डेमो फिल्टर 1 ही रखते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में वो फिल्टर क्लास बताएगा और फिनिश कर दो। अब आपके पास देखो एक बनी बनाई फिल्टर क्लास आ जाएगी, जिसमें कि HTTP फिल्टर को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, और आपके साथ में यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है फिल्टर को, मतलब दोनों के मेथड आ जाएंगे, राइट। तो इंप्लीमेंट कर रहा है फिल्टर को, तो देखो डिस्ट्रॉय मेथड भी आ गया, डू फिल्टर वाला मेथड भी आ गया, और इनिट भी आ गया, जो 3 मेथड मैं आपको दिखा रही थी। तो मुझे अभी इनिट और डिस्ट्रॉय में कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ डू फिल्टर में काम करना है। तो लास्ट वाली लाइन छोड़ के ये कमेंट्स हटा दो, क्योंकि ये जो चेन डॉट डू फिल्टर है ना, ये बहुत जरूरी है, तभी ये आगे जाएगा। ये हट जाएगा तो इसको पता ही नहीं होगा कि आगे कहाँ जाना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप देंगे रिक्वेस्ट की वैल्यू। अब जो काम मैं अपने वेब पेज में कर रही थी ना, ये वाला, इसी को ही गेट करो, कॉपी एंड पेस्ट। दूसरी चीज क्या करो, यहां पे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, और यहां पे आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, क्योंकि रिस्पॉन्स से राइटर गेट करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स में राइट करना है हमें। ठीक है, तो रिस्पॉन्स से हमने राइटर को गेट किया, और इसका ऑब्जेक्ट का नाम मैंने आउट बना दिया, तो यहाँ पर ये आउट डॉट प्रिंट अब चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। तो अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम यूजर आईडी को गेट कर रहे हैं, पैरामीटर आया, वैल्यू आई, अगर वैल्यू नहीं आई, ये नल हुआ, तो उस केस में अब मुझे क्या करना है, यहां से वो समझो। यहाँ पे
अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि अगर नॉट नल है तो आउटडोर प्रिंट करा रहे थे, लेकिन अभी मुझे आउटडोर प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। इस केस में व्हाट आई वांट टू डू कि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हटाओ। अगर आप मैसेज डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है, चलो डाल ही देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम इसको रीडायरेक्ट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग आउटडोर प्रिंट ही लगाओ और यहाँ पे आप लोग क्या करो, ये जो लाइन थी ना चेन डॉट डू फिल्टर, ये तभी लगानी है जब यूजर आईडी नल नहीं होगा, तभी ये अगले पेज पे जाएगा। अगर यूजर आईडी नल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर आईडी नॉट फाउंड, ठीक है। और इस पेज को हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। यहाँ से रीडायरेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जब पेज को रीडायरेक्ट करोगे तो वहां पे आप क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे, जिससे कि ये इस पेज से अगले पेज पे नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, दूसरे पेज पे हम भेजेंगे, मतलब लॉगिन के पेज पे भी भेज सकते हैं या फिर इंडेक्स पेज पे भेज दो। तो हमें क्या करना होगा, इसी टाइप से यहाँ पे काम कराना है। अब अगर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस पेज को रीडायरेक्ट करना है, तो इसके लिए आप एक ऑप्शन का यूज करते हैं और बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग ऑप्शन बताऊंगी कि क्या यूज करनी है, ठीक है। जस्ट गिव मी एक सेकंड गाइस, कॉल देख रही हूँ। यहाँ से हमें अपनी वैल्यू को आगे फॉरवर्ड कराना है। कैसे फॉरवर्ड कराना है, इंडेक्स पेज पे हम इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे ना जावा की एक क्लास है जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और दिस इज सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज एन इंटरफेस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आरडी लोगे इक्वल्स टू, और इसके बाद रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट ले लो, डॉट करके यहाँ पे आप क्या करोगे, गेट करोगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर को। और जब गेट करोगे ना रिक्वेस्ट डिस्पैचर को, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप बताएंगे कि इसके बाद पेज कहाँ रिडायरेक्ट करना है, कहाँ पे भेजना है, index.jsp पे। ओके, अगर यूजर फाउंड नहीं होता है तो हमें अगले पेज पे जाना ही नहीं है, हम index.jsp पे भेजेंगे डायरेक्टली। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पर इसको बंद करना है। अब यहाँ पे ना आप लोग एक और काम कर सकते हो। देखो इसके ना रिक्वेस्ट डिस्पैचर के दो मेन मेथड है, एक होता है इंक्लूड और एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड करोगे तो जो मैसेज यहाँ पे आप दे रहे थे ना आउटडॉट प्रिंट वाला, वो मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ये दूसरे पेज पे सीधा फॉरवर्ड हो जाएगा। इंक्लूड करोगे तो ये मैसेज भी प्रिंट होगा और ये अगले पेज का वैल्यू भी दिखाएगा, दोनों चीजें एक साथ में आ जाएंगी। तो हम इंक्लूड कर लेते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इंक्लूड हो जाएगा, मतलब जो भी रिक्वेस्ट में आया था, जो भी रिस्पॉन्स में आया था, वो आपके अगले पेज पे भी चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये रहेगा। अब जब आपके पास ये चीज आ जाती है इस तरीके से, फाइन, तो ये आपका टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया फिल्टर का। बस इतना करना है फिल्टर में, यूजर आईडी गेट किया, मैसेज लिया, चेन डॉट डू फिल्टर करना है, चेन डॉट डू फिल्टर कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अगर मतलब यूजर आईडी मिला तो कहाँ जाएगा, अगले पेज पे, और अगर नहीं मिला तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर उसको कहाँ भेज देगा, इंडेक्स पे भेज देगा सीधा। तो ये हमारा फिल्टर का टास्क था जो हमें करना था। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को अगला टास्क ये करना है कि यहाँ पे आपको फिल्टर की कॉन्फ़िगरेशन लगानी पड़ेगी। और फिल्टर की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लगानी पड़ेगी आप लोगों को, यहाँ पर जाके web.xml में लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं।
तो जब आपका फिल्टर वगैरह लग चुका है तो अब यहाँ पर आ जाओ JSP फाइल में ही। यहाँ पर देखो आपका जो WebINF फोल्डर दे रखा है ना, इसी में जाओ, इसमें एक फाइल है web.xml, इस पे क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ आओगे तो यहाँ पे आपको अब टास्क ये कराना है कि आप लोगों को अपने फिल्टर का टैग लगाना है, जो मैंने आपको दिखाया था। कैसे लगता है फिल्टर का टैग ना, वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। तो वेब ऐप के ही इसी टैग में अंदर आना है और यहाँ पे आप क्या लाओगे, सबसे पहले फिल्टर बनाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को फिल्टर क्रिएट करना है सबसे पहले तो। और जब फिल्टर का टैग बनाओगे, ठीक है, तो फिल्टर के टैग के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पे अपनी और चीजें भी लगानी है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट फिल्टर, अच्छा ये आपका वो है ना, मेविन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो फिल्टर इसके अंदर सीधा ही नेम लेता है ये। नहीं, इसी में ले लो। इसी में ही अब आप क्या लेंगे, फिल्टर नेम ले लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपने फिल्टर का नेम बताएंगे। तो जब आप लोग फिल्टर का नेम लोगे ना, तो फिल्टर का नाम आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो। तो मान लो मैंने लिखा वेब डेमो फिल्टर, इसका नाम मैंने ये रख दिया। और इसके बाद आप लोग फिल्टर नेम के बाद में अपनी फिल्टर की क्लास बताते हो, जो आप लोगों को यहाँ बतानी है। फिल्टर क्लास जो रहेगी, क्लास में आप लोग ये बताएंगे कि आपकी क्लास का नाम क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी जो अभी फिल्टर वाली क्लास थी, वेब डेमो फिल्टर 1, तो इसी क्लास का नाम लेना है हमें। ठीक है, तो चाहे तो इसी को कॉपी कर लो, क्वालिफाइड नेम नहीं लेना है, सिंपल लेना है। और इस क्लास के नेम को आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, तो ये आपकी फिल्टर वाली क्लास का नेम आ जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आपकी ये दोनों चीजें आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग फिल्टर मैपिंग करेंगे। पहला टास्क तो यही होगा, फिल्टर लगेगा और फिर उसके बाद आएगी फिल्टर की मैपिंग। उठा नहीं रहा अपने आप से, यही रहता है मेवन के अंदर की ना, ये इस वाले काम में थोड़ा सा खुद से नहीं देता, ऑप्शंस हमें लगानी पड़ती है। तो फिल्टर मैपिंग ले लेते हैं और फिल्टर मैपिंग में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लेंगे फिल्टर का, एक सेकेंड, इन्होंने लगता है वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करा दिया, चले कोई नहीं, देखते हैं। फिल्टर का आप लोग क्या लेंगे, नेम लेंगे। और जब फिल्टर का नेम लेंगे तो यहाँ पे आपने ऊपर जो फिल्टर का नाम दिया है, जिसकी मैपिंग आप कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग यूआरएल पैटर्न लेंगे और यूआरएल पैटर्न के अंदर आप लोगों को ये बताना है कि आपका यूआरएल पैटर्न क्या रहेगा इसके लिए। तो मान लो अभी हमने यहाँ पर जो यूआरएल पैटर्न दिखा था ना, वेब डेमो फिल्टर 1 का, ये वाला देखिए, वेब फिल्टर के आगे यहाँ पे इन्होंने जो पैटर्न दे रखा है, दैट वी नीड टू टेक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फिल्टर नेम को कॉपी कर लेते हैं और इसे यहां पे लाके पेस्ट कर देंगे, बिकॉज दिस इज अवर यूआरएल पैटर्न। ठीक है, अब देखो ये यूआरएल पैटर्न आने का ना एक बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपके यूआरएल पैटर्न इस टाइप से सेट होते हैं तो आप अपने जेएसपी फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वेब डेमो के ऊपर वेब डेमो फिल्टर 1 मैंने लगा दिया, तो ये अब क्या करेगा, इस फिल्टर के साथ में इसको मैप कर देगा। लेकिन यहाँ पे ना मुझे क्या करना है, अपने फिल्टर के साथ में अपनी जेएसपी को मैप करना है। तो अगर मुझे जेएसपी को मैप करना है तो मुझे यहाँ पे जेएसपी का ही क्या बनाना पड़ेगा, एक और वैल्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेएसपी के लिए आप लोग यहाँ पर एक क्या लगाएंगे, मैपिंग सेट करेंगे, यूआरएल मैपिंग, जिसके लिए हमें यहाँ पे उसका टैग सेट करना पड़ेगा। लेकिन जेएसपी टैग नहीं था, दैट वाज अ सर्वलेट टैग। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सर्वलेट का टैग लेना पड़ता है।
और इस सर्वलेट के टैग की वैल्यू को ही हमें सेट कराना पड़ेगा, क्योंकि जेएसपी इज एक्चुअली सर्वलेट, जो कि बैकएंड में सर्वलेट की तरह ही काम करता है। तो इसीलिए हम इसको सर्वलेट के थ्रू ही कॉन्फ़िगर करते हैं और उसकी हम मैपिंग भी लगा सकते हैं। गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आप लोगों को बता रही थी फिल्टर के बारे में, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर मैपिंग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था अभी तक, एक मैं इसको हटाती हूँ, एक बार चेक करते हैं क्या क्या हम लगा चुके हैं। तो देखो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया था, जिसके अंदर हमने फिल्टर नेम सेट किया था और इसके साथ साथ में फिल्टर की क्लास बताई थी। क्लास के अंदर हम लोग, चलो एक काम करते हैं, इसका ऑप्शन भी लगा देते हैं। हमने इसको कहाँ बनाया था, com.files में बनाया था। सो com.files.web डेमो फिल्टर 1, ठीक है। तो ये हमारी क्लास फाइल थी जिसको हमने सेट किया था। एंड आफ्टर दिस हम लोगों ने फिल्टर मैपिंग लगाया था। फिल्टर मैपिंग के अंदर हम लोगों ने क्या लिया था, वेब डेमो फिल्टर और फिर स्लैश करके वेब डेमो फिल्टर 1। तो ये हमारी फाइल थी जो हमने यहाँ पे इसका एक यूआरएल पैटर्न भी सेट किया था, ठीक है। तो इस पैटर्न से ही हम फाइल को एक्सेस कर रहे थे। अगर अब आप चाहते हो कि यहाँ पर ये इसको पहचाने उसके अकॉर्डिंग, तो हम एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप यूआरएल पैटर्न को क्या करिए, इसकी फाइल के नाम के अकॉर्डिंग कर दीजिए। तो हमारी फाइल का नाम क्या था, वेब डेमो, क्योंकि ये फिल्टर किस पे लग रहा है, वेब डेमो के ऊपर। तो जिस चीज के ऊपर फिल्टर लग रहा है ना, उसी जेएसपी फाइल का नाम दे दो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस फाइल का नाम आ जाएगा। और इसको करते वक्त एक काम और करना है, अच्छा ये भी चल रहा था तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे वेब फिल्टर को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि एक ही जगह पे हम पैटर्न सेट करेंगे ना, या तो यहाँ करेंगे या वहां पे करेंगे। तो अब हमने क्योंकि वेब फिल्टर को वहां पे सेट कर रखा है, तो वहां पे अगर सेट कर रहे हैं तो यहाँ से हटा दीजिएगा। और यहाँ पे हमने यूआरएल पैटर्न में क्या दे दिया, फिल्टर मैपिंग के अंदर वेब डेमो डॉट जेएसपी का नाम दे दिया। और हम लोगों ने अपनी फाइल के अंदर इसकी सेटिंग भी लगा रखी है। ओके, तो अब अगला टास्क क्या है कि हम लोग एक बार इस फाइल को रन करके देखते हैं कि अब ये कैसे वर्क करती है। तो सी, अगर लेट सपोज अब मैं यहां पर अपने सर्वर को रन करती हूँ और वेब पेज डेमो को एक्सेस कर रही हूँ, तो ये मैसेज आ रहा है। अब ये दो जगह से आ रहा है, देखो दो जगह से कहां से आ रहा है, एक आ रहा है फिल्टर वाली क्लास से, क्योंकि देखो वहां पे भी मैंने इसको प्रिंट कराया था। कहां पे प्रिंट कराया था, फिल्टर वाली क्लास में भी प्रिंट कराया था। लेट्स सी, अब ये कैसे पता चलेगा फिल्टर आया था या नहीं आया था, यहां से पता चलेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, वेलकम वाला मैसेज यहाँ पर भी डाला था। इसी वजह से एक मैसेज यहाँ से आ रहा है और एक मेन पेज से आ रहा है। अब ऐसे में अगर मान लो मैं ये वैल्यू वाला पोर्शन हटा के इसको रन करती हूँ, इस पेज को डायरेक्ट एक्सेस करने की ट्राई करती हूँ, तो इसने क्या किया, यहाँ पे अभी वो मेरे पास जेएसपी पेज का मैसेज दिखा रहा है। कौन से वाले जेएसपी का, जो हमने इंडेक्स डॉट जेएसपी बनाया था। सी, वैल्यू रीडायरेक्ट हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ये कर रहा है। ओके, तो कोड ना शो करे इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा ना, यहाँ पे हम लोगों को इसका जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर हम लोग यूज कर रहे थे, एक काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट डिस्पैचर को जब हम ले ही रहे थे तो इंक्लूड हम कर रहे थे यहाँ पर, या तो फिर एक काम करो, इसकी जगह एक और ऑप्शन भी यूज कर सकते हो जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये एक्चुअली HTTP रिस्पॉन्स सेट कर रहा है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा इशू आ ही जाता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, इसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं HTTP, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे रीडायरेक्शन चाहिए, तो मुझे एक टास्क करना पड़ेगा, HTTP सर्वलेट का हमें क्या लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा।
तो ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ HTTP रिस्पॉन्स या RES लगा देते हैं, सिंपली शॉर्ट में लेते हैं, ठीक है। अगर और छोटा करना है तो और भी अच्छा, HS कर देते हैं, इक्वल्स टू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे इसके अंदर, रिक्वेस्ट का, सॉरी, रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट ऊपर आया था ना, एक्चुअली हम उसको HTTP रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो आपका रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसे हमें यहाँ पे इसको एक्सेस करना है। अब ये कहेगा कि भाई कास्टिंग लगानी पड़ेगी, वो क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो कास्टिंग लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। कास्टिंग लगाने के बाद अगला टास्क क्या करेंगे हम, HS डॉट, इसका एक मेथड आता है सेंड रीडायरेक्ट, इसका यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे HS डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, ठीक है। तो हमें एक्चुअली, अच्छा मैं मिस्टेक, एक और चीज करनी थी, रिस्पॉन्स में से नहीं आएगा ना, कॉन्टेक्स्ट पाथ आएगा रिक्वेस्ट से। तो जैसे हमने ये बनाया ना, ऐसे ही हमें एक और चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा दो रिस्पॉन्स की जगह, और यहाँ पर भी रिक्वेस्ट लगेगा रिस्पॉन्स की जगह पे, और इसका नाम HR कर देते हैं। और अब आप यहाँ लिखो HR डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट पाथ को गेट करोगे, और कॉन्टेक्स्ट पाथ को गेट करके प्लस करके उसमें क्या करोगे, जिस फाइल के पास रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पैटर्न लगा दो, क्या पैटर्न है, /index.jsp। तो इस तरीके से आप लोग अगर करते हैं तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपकी फाइल को। अदरवाइज क्या हो रहा है, बिट फिल्टर तो लगा ही हुआ है, राइट। तो वो काम तो आपका हो ही रहा था। तो इसको सेव कर देते हैं। अब अगर मान लो मैंने यहाँ सेव किया है, तो एक बार प्रोजेक्ट ना, क्योंकि क्लास फाइल में चेंज करोगे तो फिर प्रोजेक्ट एक बार दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रन करिए, ताकि क्लास फाइल जनरेट हो जाए और प्रोजेक्ट में चलाने वक्त कोई प्रॉब्लम ना करे। अब देखो, अगर हम वेब डेमो ले रहे हैं नॉर्मल वैल्यू देकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं वैल्यू नहीं देती और इसको रन करती हूँ, तो अभी इसने क्लास कास्ट एक्सेप्शन जनरेट कर दी, वाओ। किस चीज के ऊपर करी, सर्वलेट रिक्वेस्ट के ऊपर, क्यों कह रहा है, ओके। एक बार देखते हैं, शायद मेरे से कुछ छूट गया होगा इसमें, लेट्स फाइंड आउट। हमने लिया था HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट HR इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे चेंज नहीं किया, ये प्रॉब्लम है। तो देखो, अभी यहाँ पर हमने 2 मिनट पहले ये पेज एक्सेस करने की ट्राई की थी ना, इसी को ही वापस जनरेट करो। तो अभी देखो ये कहाँ पे आ गया वापस, मैंने पेज कौन सा डाला था, देखो यहाँ पे मैं डालती हूँ webdemo.jsp, और ये एक्सेस कौन सा पेज कर रहा है, index.jsp, राइट। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, आप लोगों को वापस रीडायरेक्ट कर रहा है पेज पे। अगर आप चाहते हो कि रीडायरेक्ट होने के साथ साथ में यहाँ पे हम कोई वैल्यू भी दें, ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और यहाँ पे एक मैसेज डाल दो। क्या वैल्यू डालना है, यूजर वैल्यू शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो एक मैसेज यहां से भेजो, इसको यहां से कर दीजिए, ओके। तो अभी क्या रहेगा कि अगर index.jsp पे हम आते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ना एक छोटा सा स्क्रिप्टलेट लगा देते हैं, लास्ट में लगाती हूँ, अरे ठीक है, तो लास्ट में लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक H1 करके हेडिंग डाल देती हूँ लास्ट में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रिप्टलेट लगा देते हैं, और स्क्रिप्टलेट में आप लोग मैसेज की वैल्यू को गेट कर लो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मैसेज। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे मैसेज ही तब लेना है जब मैसेज इज नॉट इक्वल टू नल,
मतलब मैसेज अगर नल होगा तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, मैसेज नॉट इक्वल टू नल है तो मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है जिससे मुझे पता चले कि ये पेज रीडायरेक्ट होकर आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसे क्लोज करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं। ठीक है, जैसे हेडिंग है उसी के अंदर मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा? चाहे तो आप इसके अंदर H1 के अंदर वैल्यू डायरेक्ट ही दे दो, चलो चल जाएगी। तो यहाँ पे आप मैसेज क्या लिखेंगे? यूजर वैल्यू नॉट प्रोवाइडेड, सो फर्स्ट प्रोवाइड द वैल्यू। अभी मैं ये लिख रही हूँ, आप जैसे लॉगिन से जाओगे तो आप बता देना कि भाई यूजर आईडी नॉट फाउंड करके एंड प्लीज यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फर्स्ट या प्लीज लॉग इन फर्स्ट, ऐसा कुछ मैसेज डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसमें चेंजेस लगा दिए। अब देखो, अगर मैं इस पेज को डायरेक्ट एक्सेस करने की ट्राई करती हूँ, webdemo.jsp, देखिए यूआरएल मैंने यही दिया, एंटर किया, कहां पर आया ये? index.jsp पे। क्या मैसेज दिखा रहा है? ठीक है, समझ में आया फिल्टर कैसे कर रहा है काम? यस मैम। मैम लेकिन जैसे जो हमारा पूरा डैशबोर्ड है उसमें जैसे नेविगेशन जो होता है नैवबार, तो वो तो कॉमन है डैशबोर्ड में हर पेज के लिए, चाहे वो प्रोफाइल पेज हो या कि डैशबोर्ड पे मतलब वेलकम पेज हो। तो अगर हम उसमें यूजर की जो ईमेल जो गेट होती है उसमें अगर हम इफ़ की कंडीशन लगा दें कि इफ़ ईमेल नॉट इक्वल टू नल हो तो एक्सेस कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाए, तो ये भी तो कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर आपको पेज में जाके वो मैसेज इफ कंडीशन लगाओगे तो आधी वैल्यू तो वैसे ही प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए ना, इस पे फिल्टर लगाना चाहिए। और फिल्टर जब लगेगा, देखो होगा क्या, आप लगाओगे ऑथेंटिकेशन फिल्टर एक तरह से, ये देख लो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन फिल्टर में क्या होता है, आपको मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ना जेएसपी फिल्टर में तो एग्जाम्पल नहीं था, मैं आपको एक बार ऑथेंटिकेशन फिल्टर का एग्जाम्पल निकाल के दिखाई देती हूँ। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना होगा, ऑथेंटिकेशन फिल्टर सर्वलेट के ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल दिखा रखा है, यहाँ से देख लो। चलो, तो करना क्या है, इन्होंने सर्वलेट के थ्रू दिखाया, लेकिन आप यही चीज जेएसपी वाले फिल्टर में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या करना है, जैसे आपने अपना फॉर्म बनाया हुआ है फर्स्ट पेज पे, है ना? यहाँ यस पे आप आईडी मैम। पासवर्ड इनपुट करते हो, वैल्यू क्या करती है, अगले पेज पे जाती है। तो अगले पेज कौन सा है? डैशबोर्ड वाला। डैशबोर्ड वाला ही है ना जहाँ पे आप आते हो। नो मैम, एक्चुअली जो हमारा फॉर्म है वो बूटस्ट्रैप में, तो उसमें मॉडल है और मॉडल में एक्शन, तो वो एक्शन जेएसपी फाइल में जाता है जहां हम वैल्यू गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करके जो है वेरिएबल वगैरह में स्टोर करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम डाउ क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके। तो ये सारी प्रोसेस हो रही तो डाओ में अगर मान लो ऑथेंटिकेशन ओके हो जाता है तो तुम उसको रीडायरेक्ट कर रहे हो उस पे, डैशबोर्ड है। पे। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या करो कि अगर आपका ऑथेंटिकेशन इनवैलिड आता है, अगर ऑथेंटिकेशन इनवैलिड आता है तो आप उसको पेज को सेंड डॉट रीडायरेक्ट, ये आप जेएसपी पेज में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डैशबोर्ड डायरेक्ट एक्सेस ना हो ना, तो डैशबोर्ड के पहले ये फिल्टर लगा दो जो मैंने अभी लगाया था। और फिल्टर में तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम ये चेक करोगे, जैसे यहाँ पर इसने देखो क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड गेट किया। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर पासवर्ड गेट किया और आईडी गेट किया, और अगर आईडी पासवर्ड गलत है तो वो क्या कर रहा है, उसको अगले पेज पे भेजेगा ही नहीं। तो उसको क्या कर रहा है, इसने रिक्वेस्ट डिस्पैचर लगाया हुआ है, आप रीडायरेक्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो क्योंकि ये सर्वलेट वाला है ना। तो सर्वलेट में ये चीज चल जाती है, बट वही जेएसपी वाले में करोगे तो प्रॉब्लम देगा, तो सेंड रीडायरेक्ट यूज करना है जो मैंने अभी दिखाया था। तो वहां पे आप उसको इंडेक्स वाले पेज पे भेज दो वापस, मतलब इंडेक्स क्या, सॉरी, लॉगिन वाले पेज पे भेज दो। अगर मान लो आईडी पासवर्ड नहीं है, नल आती है अगर वैल्यू, तो कहाँ जाना है, लॉगिन पेज पे भेजना है कि प्लीज लॉग इन फर्स्ट। वहां पे मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा साथ के साथ। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो ये चीज आप लोग सभी ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, टाइम बहुत जा रहा है, नहीं तो मैं आप लोगों को ईमेल वाला कह रही थी। तो ईमेल वाला मैं यहीं पे बता दूं नेट पे ही आपको, क्योंकि टाइप करूंगी तो टाइम लेगा। देखो ईमेल वाले के यस लिए मैम। ना एक सिंपल सा काम आप लोगों को ये करना है, क्योंकि देखो अगर हम ईमेल सेंड करने का काम कर रहे हैं तो हम अपना एक्चुअल ईमेल आईडी कभी यूज नहीं करना चाहेंगे, जो ईमेल पासवर्ड है, राइट? क्योंकि वो फिर हमारा एक्सपोज हो जाएगा।
तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोगों को करना क्या होता है, वो मैं एक आइडिया दे देती हूँ। देखो, आप लोगों को करना ये होगा कि जब भी आप लोग कभी भी, मतलब कभी भी आप लोग जाते हैं और आप लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल सेट करना चाहते हैं, तो एक चीज आप लोगों को क्या करनी है कि आप लोगों का जो अकाउंट है, जिसमें भी आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इस अकाउंट के अंदर इसकी कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग इसकी सेटिंग्स में जाओगे, इसमें सेटिंग का ऑप्शन कहाँ चला गया भाई, ये रहा, मैनेज योर गूगल अकाउंट में आ जाओ। तो जब आप लोग मैनेज योर गूगल अकाउंट में आते हो, तो यहाँ पे आपको डाटा एंड प्राइवेसी पे जाना है, नहीं सॉरी, इससे पहले जाना है सिक्योरिटी पे। अब आपको एक और चीज जो इंश्योर करनी है ना, कि आप लोगों का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। ओके, अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन करोगे। इतना समझ में आया? क्योंकि हमें अपना इसी अकाउंट, मतलब किसी के पास मेल जाएगी ना, वो हमारे इसी अकाउंट से जाएगी, लेकिन वो हम यहाँ आके नहीं करेंगे, वो हम अपने जावा प्रोग्राम से करेंगे। तो उसके लिए जरूरी क्या है, आप लोग क्या करेंगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखोगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए आता है। आफ्टर दैट ना आप लोगों को यहाँ आना है और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है ऐप पासवर्ड। ठीक है, क्या सर्च करना है, ऐप पासवर्ड, ये आ रहा है ऑप्शन ऐप पासवर्ड। और ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपका जो आपका 2 वे वाला वेरिफिकेशन है वो ऑन होगा। तो ऐप पासवर्ड में जाना है और ऐप पासवर्ड में आके ये आपसे एक बार वेरीफाई करेगा, ठीक है, आपका आईडी पासवर्ड लेगा, दोबारा से एक बार वेरीफाई कराएगा, क्योंकि सिक्योरिटी इशू आता है। अब देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना ऐप का नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा डेमो ऐप। ओके, तो वो कह रहा है यू डोंट हैव एनी ऐप पासवर्ड्स, टू क्रिएट ए न्यू ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड टाइप अ नेम फॉर इट बिलो। तो आप यहाँ पे एक ऐप का नाम दोगे, ठीक है, और इसको क्रिएट करोगे। जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे ना, आपको ये एक ऐप पासवर्ड देगा जनरेट करके। आपको इस ऐप पासवर्ड को कॉपी करना है, डन करना है, ठीक है। तो ये आपका ऐप पासवर्ड सेट हो चुका है। इसको कॉपी करके ना एक जगह पे पेस्ट करके रख लेना, ताकि ये कहीं रह ना जाए। तो मैं एक बार एक नोटपैड ओपन कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये पासवर्ड सेव करके रख देती हूँ, ठीक है, ताकि ये कहीं चला ना जाए। तो ये ऐप पासवर्ड जनरेट कराना है, क्योंकि हम इसी ऐप पासवर्ड को कहाँ यूज करने वाले हैं, अब अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपना एक पुराना ही फाइल आपको ओपन करके दिखाऊंगी, जहां मैंने ईमेल का काम करा रखा है, क्योंकि अभी मैं एकदम से कराऊंगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी ओपन द फाइल फर्स्ट।
देखो, आप लोगों को करना क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर काफी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये मैंने एक प्रिसाइज प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पर, ठीक है, मेल का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे ईमेल सेंड करके देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों को करना ये था कि सबसे पहले तो देखो हमने यहाँ पे कुछ मैसेजेस यहाँ पे सेट कर लिए। एक सेकेंड, ऐसे दिखा। तो एक तो देखो हमारा मैसेज है जो हमें मेल के थ्रू भेजना है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लाइन। तीसरा किसको भेजना है, और चौथा आपने कहाँ से भेजना है, मतलब जिसका हमने ऐप पासवर्ड जनरेट कराया ना, जिस ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे लेना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, सेंड अटैचमेंट नाम का एक मैसेज लिया है, जिसमें हम मैसेज, सब्जेक्ट, टू और फ्रॉम चारों वैल्यू को भेज रहे हैं। सेंड अटैचमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने एक मेथड बताया है सेंड अटैचमेंट, उसको मैं कॉल कर रही हूँ। इस मेथड में आप लोगों को सबसे पहले अपना होस्ट का नाम देना होता है smtp@gmail.com, ठीक है, अगर आपका जीमेल से है। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज बनाओगे। प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पे आप लोगे system डॉट गेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉपर्टीज प्रिंट करके भी देख सकते हो। आफ्टर दिस आप लोगों को यहाँ पे कुछ जनरल सेटिंग्स करनी होंगी, लाइक mail.smtp.host, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होस्ट नेम आता है। होस्ट नेम क्या था जो हमने यहाँ से अभी सेंड किया था, कौन सा होस्ट नेम ले रहे थे हम यहाँ पे, ये वाला smtp.gmail.com, ठीक है। उसके बाद ना आप लोगों को पोर्ट नंबर चाहिए होता है। किसका पोर्ट नंबर चाहिए, smtp पोर्ट किसका, जीमेल का। अगर आपको यहाँ पर ये चीज ना पता हो तो ये देखो, मैंने यहाँ पे सर्च भी करके रखा था, smtp जीमेल पोर्ट आप ले सकते हो। तो आप लोगों को ये पोर्ट नंबर कहीं से भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ से भी दिखा रहा है कि smtp का जो जीमेल का पोर्ट है वो SSL, मतलब दो तरह की यहाँ पर देखो लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की। एक होती है सिक्योर सॉकेट लेयर और एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो दो पोर्ट नंबर है इसके, 465 एंड 587। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। हम जो यूज करेंगे वो 587 यूज कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ से क्या लेंगे, पोर्ट नंबर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं, SSL वाला या TLS वाला। SSL वाला लोगे तो वो हैंडशेक वाला आता है, ठीक है, और TLS आता है डिफरेंट आपका प्रोटोकॉल आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का आ जाता है। तो दोनों में से जो भी पोर्ट आपका है वो आप यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, इसके सामने। आफ्टर दैट SMTP में SSL.enable को हम ट्रू रखेंगे, ऑथराइजेशन को भी ट्रू रखेंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज सेट होती हैं जो हमें प्रॉपर्टीज डॉट पुट करके यूज करनी पड़ती है। तो इसमें हमारा होस्ट सेट हो जाता है। होस्ट सेट होने के बाद आपको सेशन बनाना है। अब ये सेशन वो वाला सेशन नहीं है जो हम हाइबरनेट में बना रहे थे। ये सेशन कौन सा वाला है इसका मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट दिखा के। तो सी ये सेशन कौन सा है, जावा x.mail का सेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी गाइस आपको ना एक डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, pom.xml में दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके बगैर आपका प्रोजेक्ट नहीं चलता। तो आप लोगों को यहाँ पे लगानी है com.sun.mail, ठीक है। तो ये वाली जावा x.mail की डिपेंडेंसी आती है, इसे आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है वो मेलिंग का टास्क करवाएगा। ओके, तो ये डिपेंडेंसी नेट पे मिल जाती है। अगर आप कहीं पर भी इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ से ये डिपेंडेंसी मिल जाएगी। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा जावा x.mail मेवन डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे ना आप जब आओगे तो ये डिपेंडेंसी आपको काफी सारे वेंडर्स से मिल सकती है। तो यहाँ पर ये जरूर देखना है कि कौन सी वाली लेनी है। देखो, एक है जावा x.mail API, एक है com.sunmail.api। अगर आप com.sun.mail लेते हो तो ये वाली ही मैंने यहाँ पे ले रखी है, ठीक है। तो यही डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे यूज किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो इसको गेट करना है com.sun.mail को, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, गलती से ये वाली ले लेते हैं, जावा एक्स मेल वाली। ये वाली नहीं लेनी, com.sun.mail वाली लेनी है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे डिपेंडेंसी अगर लगी रहेगी तो इसी डिपेंडेंसी की हेल्प से हम इसके क्लास को, मेथड्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को करना ये रहेगा कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सेशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर सेशन का ऑब्जेक्ट बनाकर इसका इंस्टांस गेट करना है। और इंस्टांस में क्या जाएगा, प्रॉपर्टी जाएंगी जो हमने अभी सेट की है, तो उसका वेरिएबल आएगा, और एक कॉमा के बाद आप न्यू ऑथेंटिकेटर लगाओगे। फिर इसका एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है,
और इसके अंदर इसका एक मेथड आता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे न्यू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का, एक तो अपना ईमेल एड्रेस दोगे जिसका आपने पाथ सेट कराया, दूसरा अभी आपने जो पासवर्ड वहां जनरेट कराया था वो यहाँ देना है, जो मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आफ्टर दैट आपको सेशन को डीबग पे सेट करके ऑन करके छोड़ना है, और फिर आपको एक माई मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें आप अपने सेशन की सारी डिटेल्स दे दोगे इसको, तो जो प्रॉपर्टी हमने सेट की, जो हमने ईमेल दिया, जो पासवर्ड दिया, सब इसके पास आ जाएगा। इसके बाद आप इसके ही ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करोगे फ्रॉम को, मतलब जो फ्रॉम की वैल्यू है कि किसके पास कहाँ से मेल जा रहा है। फिर रेसिपेंट ऐड करना है, रेसिपेंट ऐड करते वक्त आपको रेसिपेंट में मैसेज डॉट रेसिपेंट में 2 की वैल्यू लेनी है, और फिर न्यू इंटरनेट एड्रेस को लेकर 2 यहाँ पर सेट करना है कि किसके पास भेजना है, मतलब जिसको मेल भेजनी है उसका एड्रेस। आफ्टर दैट सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट सेट करेंगे, एम डॉट सेट सब्जेक्ट, एम डॉट सेट टेक्स्ट, इस तरीके से वैल्यू सेट होगी। अगर आपको फाइल अटैच करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल भी अटैच की थी एक्चुअली में, तो जो भी फाइल आपको अटैच करनी है उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। अगर फाइल अटैच नहीं करनी है तो फिर आप फाइल को छोड़ भी सकते हो। आफ्टर दिस यहाँ पर आप लोग इसके अंदर मल्टीपार्ट ये वाला ऑप्शन तभी लेना है जब आपको फाइल वगैरह भेजनी हो, अदरवाइज ये वाला जो पार्ट है ना, इसको लेने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद हम लोग यहाँ से टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, फाइन। और जैसे ही फाइल हमारी, मतलब ये तो फाइल ऐड करने का ही पार्ट है जो मैंने ऊपर लगा रखा है, और कंटेंट करने के बाद ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड करके मैसेज को सेंड करते हैं तो ईमेल चली जाएगी यहाँ से। अभी मैं ये वाला प्रोग्राम रन करके नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि फिर मुझे ना ये फाइल वगैरह सारी गेट करानी पड़ेगी, ये फाइल अब मेरे पास नहीं है जो मैंने यहाँ से सेंड कराई थी पहले, ओके। बट मैं आपको ना एक और प्रोग्राम में से मुझे निकालना पड़ेगा जिसमें सिंपल मेल भेज के मैंने दिखाया हुआ है, वो वाला मैं आपको प्रोग्राम शेयर कर दूंगी जिससे कि आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें इसमें आ रही है। हो जाएगा सभी का? यस मैम। अभी है रन करने में तो आप मुझे बता दीजिएगा, वहां पे फिर मैं आपको अलग से बता दूंगी, फाइन। तो बेसिकली कोड यही रहता है, हमारे को ऐप पासवर्ड जनरेट कराना है, वो मेन चीज है। बाकी जो मैंने कोड दिखाया ना, आप इसको कॉपी पेस्ट करके इसमें बस डेटा चेंज कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो आप इसको वर्क करके देख लीजिएगा, अगर कोई इश्यू आएगा वहां मैं हेल्प कर दूंगी। नहीं तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं ना यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ना पुराना दे रखा है एक्चुअली ना, काफी वेबसाइट्स पे दे तो रखा है बट दे हैव गिवन वेरी ओल्ड पैटर्न, जैसे कि यहाँ सर्च करते हैं send mail using JSP पेज। तो इन्होंने यहाँ दे तो रखा है बट ना ये लोग क्या करते हैं, एक बार इन्होंने वेबसाइट बनाया, कंटेंट डाल दिया, उसके बाद ये लोग अपडेट नहीं करते नए के अकॉर्डिंग। तो ये प्रॉब्लम आती है कि आप इनका प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो एरर तो आएंगे ही आएंगे, 100% है, क्योंकि ये लोग अपडेट नहीं करते चीजों को वर्जन्स के अकॉर्डिंग, ये पुराने ही चीजें चली आ रही है, तो ये दिक्कत रहती है इनके साथ में। लेकिन बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैम जैसे मेल और जो पासवर्ड है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना अपने सर्वर के साथ, ताकि हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाएँ तो हमें बार-बार जो है पासवर्ड पुट ना करना पड़े। लेकिन देखो ना, अगर आप अपना पासवर्ड ऐसे रखोगे तो पासवर्ड एक्सपोज नहीं हो जाएगा? मैम उसको वेरिएबल में रख सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल। नहीं, फिर भी थोड़ा सा सिक्योरिटी रखो। और वैसे भी जीमेल अलाउ नहीं करेगा उस चीज के लिए, तो अभी जीमेल ने ये ऑप्शन दे रखा है कि वो आप लोगों को क्या करके दे रहा है, ऐप पासवर्ड जनरेट करने दे रहा है। क्योंकि अगर आपके पास ऐप पासवर्ड रहता है ना तो आपका एक्चुअल वाला पासवर्ड आपको लिखना ही नहीं पड़ता कहीं पर भी, आप इसी वाले पासवर्ड को यूज करो जो यहाँ से जनरेट करा के रखोगे, ठीक है। इससे फायदा ये रहेगा कि एक आपका पासवर्ड अगर किसी को मिल भी गया तो वो आपका ईमेल एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो आपका ईमेल एक्सेस नहीं कर पाएगा ना, तो उससे क्या रहेगा कि पासवर्ड ले भी लिया तो क्या करेगा, मेल ही तो सेंड करेगा ना 2-4, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर पाएगा, ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगी ठीक से। सो दैट इज द रीजन यहाँ पर ऐप पासवर्ड जनरेट हो रहा है, ओके। बाकी मैं आप यस लोगों मैम। को ना एक बार प्रोग्राम शेयर कर दूंगी, उससे भी आप लोग देख सकते हो कि कैसे वर्क करेगा। मैम जो एलएमएस है उसमें जब भी हम कुछ अब देख रहे हैं पेज वगैरह या डैशबोर्ड एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें एरर आ रहे हैं।
LMS पेज पे? यस मैम, एक्चुअली उसमें एडवांस जावा का जो कोर्स है और जो नोट्स वगैरह हैं वो भी एक्सेस नहीं हो रहे हैं। नहीं देखो, जो आपका वाला कोर्स था ना AGP वाला, वो तो एक्सेसिबल होगा वहां पर। एक बार ओपन करके दिखाओ, शेयर करके दिखाओ स्क्रीन। यस मैम। ओके, तो जो लेफ्ट साइड पर आता था या राइट साइड पर पैनल आ रहा था, वो कहाँ गया? आई थिंक अपडेट चल रहा है मैम। नहीं, डैशबोर्ड पे क्लिक करो। आ रहा है, नीचे आ रहा है एक्चुअली, ऊपर नहीं है, नीचे जाओ। हाँ, इसमें लो, कोर्स पे देखो, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पे कर्सर है। हाँ, यहाँ चले जाओ। अब यहाँ पे किस में एक्सेस कर रहे हो? आ तो रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके गाइस, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एवन आपका कोर्स यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट से छूट गए। आप लोगों के मॉक इंटरव्यू के लिए मैं ना आपको डेट शेयर करती रहूंगी, तो जब भी मॉक इंटरव्यू होगा आप लोग प्रिपरेशन अपनी पूरी रखना, ठीक है। और अपना प्रोजेक्ट सबमिट जरूर करना है। अगर आप प्रोजेक्ट के बना लेते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन मैं करवा दूंगी यहाँ पे। ओके, सो लेट मी नो अबाउट इट एंड पिक अप योर सर्टिफिकेट्स। अगर सर्टिफिकेट को लेके कोई इशू है तो आप लोग वहां पे जो सर का नंबर है आपके ग्रुप में, उसे कांटेक्ट करोगे। नेक्स्ट थिंग, मैं आप लोगों से पूछती रहूंगी जो भी जॉब्स आएंगी उसके लिए। तो अगर आपको नॉमिनेट कराना हो तो आप लोग अपना नाम फॉर्म में सबमिट कराएंगे, ओके। ताकि अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आप इंटरव्यू दीजिए, और आपका जॉब लगता है तो अच्छी बात है, मेरे को जोमेटो से ना मिठाई ऑर्डर कर देना, ठीक है। अगर जॉब पे आ यस मैम। जाए। ओके, बाय एवरीवन। ग्रुप में लिंक भी डाल देना। श्योर। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।